मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है। आज मुख्य रूप से हम जर्मन सोशल थिंकर मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जीवन परिचय एवं कृतियाँ कौन कौन सी हैं पर भी फोकस करेंगे। आइए देखिए स्लाइड में। मैक्स वेबर 1864 टू 1920 समाजशास्त्र के संस्थापकों में जर्मनी के सामाजिक विचारक मैक्स वेबर का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल रूप में कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी वेबर ने अर्थशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, दर्शन, राजनीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र जैसे विषयों पर भी अधिकारपूर्वक लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब्राहम तथा मॉर्गन के अनुसार जर्मनी में जिन महान विचारकों ने समाजशास्त्र को समृद्ध बनाने में योगदान किया, उनमें मैक्स वेबर सबसे अधिक महान है। वेबर वह पहले विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के व्यापक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। वेबर से पहले विभिन्न विद्वानों ने जहां समाजशास्त्र की विवेचना सामाजिक संरचना के आधार पर की थी, वहीं वेबर ने व्यक्तिकर्ताओं द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को समाजशास्त्रीय अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने एक ऐसी अध्ययन पद्धति पर बल दिया जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को उसी के द्वारा लगाए जाने वाले अर्थ के संदर्भ में समझा जा सके। वेबर ने इसे व्याख्यात्मक बोध की पद्धति कहा, जिसे जर्मन भाषा में वर्स्टहीन कहा जाता है, वर्स्टहन कहा जाता है। वास्तव में अपने चिंतन के द्वारा वेबर आधुनिक समाज के उस रूप को स्पष्ट करना चाहते थे जिसमें मानव व्यवहारों को प्रभावित करने में परंपराओं, भावनाओं, मूल्यों की तुलना में लक्ष्य प्रधान तार्किकता का महत्व कहीं अधिक है। इस संबंध में कार्ल मानहीम ने लिखा है, मैक्स वेबर के लेखों का वास्तविक उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना था कि पश्चिमी सभ्यता में तर्कनावाद, रेशनलाइजेशन को पैदा करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक क्या हैं। अपनी विभिन्न रचनाओं और लेखों के द्वारा वेबर ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई विवेचना चाहे राजनीति से संबंधित हो अथवा आर्थिक व्यवस्था से, हम चाहे कानून से संबंधित बात करें अथवा अंतर्वैयक्तिक संबंधों से, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले तार्किक प्रयत्न ही वह वास्तविक आधार है जिसने हमारी सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति को बिल्कुल बदल दिया है। समाजशास्त्र के लिए वेबर के योगदान को समझने से पहले यह आवश्यक है कि उनके जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जीवन परिचय तथा कृतियाँ, लाइफ स्केच एंड वर्क्स ऑफ मार्क्स वेबर। महान जर्मन विचारक मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के एरफर्ट नामक स्थान में एक संपन्न परिवार में हुआ। वेबर के पिता ने एक संपन्न वकील होने के बाद भी कुछ समय तक बर्लिन की नगर सरकार में कार्य किया तथा बाद में एरफर्ट
में जहां मैक्स वेबर का जन्म हुआ, कुछ समय तक एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने बर्लिन की राजनीति में प्रवेश कर लिया। वह जर्मनी की नेशनल लिबरल पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए तथा जिन्होंने बिस्मार्क के तत्कालीन शासन में उसकी नीतियों का समर्थन करना आरंभ कर दिया। वेबर की मां हेलेन फालेस्टीन पवित्र विचारों वाली एक सुसंस्कृत महिला थी, जिनके मानवतावादी और धार्मिक विचार अपने पति से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद भी युवा वेबर का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें बचपन से ही उनका संपर्क प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा बौद्धिक लोगों से होता रहा। अपनी अल्पायु में ही वेबर को ट्रिस्के, सेबेल, डिल्थे तथा थियोडोर मोमसन जैसे विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। केवल 14 वर्ष की आयु में अपने द्वारा लिखे गए पत्रों में उन्होंने होमर, वर्जिल, कांट, सिसरो, स्पेनोज तथा शोपेनहावर जैसे विद्वानों का उल्लेख करना आरंभ कर दिया था। 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके वेबर ने सन 1882 में हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया। यहाँ कानून के अध्ययन के साथ ही उन्होंने मध्यकालीन इतिहास, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन में भी रुचि लेना आरंभ कर दिया। सन 1883 में वेबर 1 वर्ष के सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्ट्रासबर्ग गए, जहाँ वह प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता अपने मौसा हरमन बॉमगार्टन तथा मौसी इडा से बहुत प्रभावित हुए। वेबर के बारे में कहा जाता है कि अपनी मौसी के प्रभाव से वेबर ने विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में गहरी रुचि लेना आरंभ कर दिया। सन 1884 में जब उनका सैनिक प्रशिक्षण समाप्त हुआ, तब वेबर बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए पुनः अपने माता पिता के घर लौट आए। यहीं से उन्होंने सन 1886 में कानून की परीक्षा पास की। अपने माता पिता के घर रहते हुए ही उन्होंने बर्लिन की अदालतों में जूनियर बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करना आरंभ कर दिया। समय समय पर वह बर्लिन विश्वविद्यालय में भी सामान्य शिक्षण का कार्य करते रहे। बर्लिन में जैसे जैसे वेबर की रुचि कानून और कानूनी इतिहास के क्षेत्र में बढ़ती गई, उन्होंने पीएचडी की उपाधि के लिए जैकब गोल्डस्मिथ जैसे विद्वान के निर्देशन में कार्य करना आरंभ कर दिया। सन 1889 में वेबर ने पीएचडी की उपाधि के लिए अपना शोध लेख ए कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए एक योगदान प्रस्तुत किया। अपने व्यवस्थित और उत्तेजक विचारों के कारण बौद्धिक जगत में वेबर का नाम प्रकाश में आने लगा, लेकिन वेबर स्वयं अपने पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने के कारण अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के लिए उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा। इसके फलस्वरूप सन 1891 में उन्होंने रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, रोम का खेती हर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्तिक कानून के लिए इसका महत्व नामक दूसरा ग्रंथ प्रस्तुत किया। 1892 में उनकी एक 900 पृष्ठों की पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने एल्बी नदी के पूर्व प्रांतों के खेतीहर मजदूरों का गहन अध्ययन करके अपनी विश्लेषण क्षमता का परिचय दिया। इसी वर्ष मैक्स वेबर की नियुक्ति बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में हो गई। सन 1893 में उनका एक डॉक्टर की 22 वर्षीय पुत्री मैरियन स्निट्जर से विवाह हुआ तथा इसी वर्ष
फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में उनकी अर्थशास्त्र विभाग में नियुक्ति हो गई। इसके तुरंत बाद वेबर ने अपने माता पिता के घर को छोड़कर एक नया पारिवारिक बौद्धिक जीवन आरंभ किया। सन 1895 में राष्ट्रीय राज्य तथा आर्थिक नीति द नेशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पर वेबर ने जो उद्घाटन भाषण दिया उसमें गहरी राष्ट्रीयता और प्रखर विद्वता का मिश्रण था। इस भाषण के फलस्वरूप बौद्धिक और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगा। इस नई प्रसिद्धि के कारण सन 1896 में उन्हें अपनी ही शिक्षक नीज के स्थान पर हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दे दी गई। हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अपने पुराने शिक्षकों के साथ ही वेबर को अनेक नए मित्रों और साथियों से विचार विमर्श करने का अवसर मिला, जो कानून, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विख्यात थे। शीघ्र ही वेबर का घर हिडलबर्ग के प्रतिभाशाली विद्वानों का संगम स्थल बन गया। इस समय वेबर की आयु केवल 32 वर्ष की थी। इसके बाद भी अपने मौलिक चिंतन तथा तर्क की अपूर्व क्षमता के कारण वेबर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। वेबर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लेविस कोजर ने लिखा है कि अपने बौद्धिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के साथ ही वेबर ने राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने ईसाई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय योगदान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बौद्धिक जगत के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी यह एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरने लगे। अपने पिता और माँ के एक दूसरे से भिन्न मूल्यों, स्वयं अपने मानसिक तनाव तथा कार्य की अधिकता के कारण जल्दी ही वेबर को भी एक लंबी बीमारी ने घेर लिया, जिससे वह अगले 5 वर्ष तक नहीं उबर सके। वेबर ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि केवल यात्राओं के द्वारा ही वे अपने मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। फलस्वरूप उन्होंने अपनी बीमारी का अधिकांश समय इटली और विशेषकर रोम में रहकर व्यतीत किया। बीमारी के कारण ही उन्होंने हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद से भी त्यागपत्र दे दिया। वेबर स्वयं भी यह भी अनुभव करते रहे कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति के नियमों से बंधे रहकर वह स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकते। सन 1901 में जब वेबर की दशा में कुछ सुधार होना आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना बौद्धिक कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया। सन 1903 में उन्होंने एक जर्मन पत्रिका समाज विज्ञान तथा समाज कल्याण के अभिलेख आर्काइव्स फॉर सोशल साइंसेज एंड सोशल वेलफेयर के सहायक संपादक का कार्य स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप उनका बौद्धिक जगत में पुनः संपर्क स्थापित हो गया। सन 1904 में उन्होंने अमेरिका में जर्मनी की सामाजिक संरचना पर जो ओजस्वी भाषण दिया, वह 6 वर्ष से भी अधिक के समय के बाद दिया जाने वाला पहला भाषण था। इसके बाद वेबर ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों का लगभग 3 माह तक भ्रमण किया तथा उन पर अमेरिकी सभ्यता की विशेषताओं का गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं से वेबर के मन में पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों के प्रभाव का बीजारोपण आरंभ हो गया। उनका बौद्धिक कार्य पुनः आरंभ हो जाने के फलस्वरूप इस वर्ष उनकी 3 प्रमुख रचनाएं प्रकाशित हुई। पद्धति शास्त्र पर एक लेख, एन एसे ऑन मेथोडोलॉजी। पूर्वी जर्मनी की कृषि संबंधी नीति का एक पर्यावलोचन, ए डिस्कशन ऑफ एग्रेरियन पॉलिसीज इन ईस्टर्न जर्मनी। प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार तथा पूंजीवाद का सार।
द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सन 1909 में रूस के तत्कालीन राजनीतिक विचारों से संबंधित वेबर ने अनेक लेखों का प्रकाशन हुआ। इसके बाद वेबर ने औद्योगिक श्रमिकों के काम की दशाओं से संबंधित अनेक अनुभविक अध्ययन किए। सन 1910 में वेबर ने सीमिल तथा टोनीज के साथ जर्मन समाजशास्त्रीय समाज के सह संस्थापक के रूप में काम करना आरंभ कर दिया। अपने शेष जीवन में वेबर निरंतर गहन और व्यापक अध्ययन में लगे रहे। यद्यपि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण उन्होंने अपने राष्ट्रीय चरित्र के अनुसार सेना के लिए अपनी सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की। फलस्वरूप वेबर को हिडलबर्ग क्षेत्र के 9 सैनिक अस्पतालों का संचालन करने का कार्यभार सौंप दिया गया। युद्ध का उन्माद कम हो जाने के बाद सन 1915 में वेबर इस दायित्व से अलग हो गए। सन 1918 में वेबर को वारसा में जर्मन युद्ध संधि आयोग तथा वेमर संधिवाद का मसविदा तैयार करने वाले आयोग के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसी वर्ष उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में भी कुछ महीनों तक कार्य किया। सन 1919 में उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार किया, जहां वे लगभग 1 वर्ष तक ही कार्य कर सके। सन 1920 की जून में निमोनिया के कारण 56 वर्ष की आयु में वेबर का देहांत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। आप इसका अध्ययन करते रहें और आज के इस व्याख्यान का ऑडियो वीडियो भी आप ध्यानपूर्वक सुने और अपनी तैयारी करें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।